आज हम लोग पॉलिटी का पहला टॉपिक स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। पहला टॉपिक इसका नाम है स्थानीय स्वशासन। इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्तमान में बीपीएससी के द्वारा कई एग्जाम लिए जाने हैं, जिसमें टीचर्स का एग्जाम है 1,38,000 के आसपास बहाली उसमें आना है। उसके अलावा बीपीएससी 69वां सिविल सर्विसेज है वो आना है। और अगर बात कर ले तो बिहार दरोगा उसका भी एग्जाम होना है। इन सब चीज को देखते हुए अगर हम लोग देखें तो पॉलिटी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे पहले जरूरी होता है कि हम लोग पहली एग्जाम को क्लियर करें, यानी पीटी के एग्जाम को क्लियर करें, जिसके लिए कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अगर हम लोग सिर्फ मेंस पे फोकस कर देते हैं, कभी कभी स्टूडेंट लोग ऐसा करता है कि मेंस पे फोकस कर देता है या वन लाइनर पे ज़्यादा फोकस करता है, घटना चक्र पढ़ रहा है, लूसेंट पढ़ रहा है, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और इतना ज़्यादा एग्जाम हो रहा है कि एग्जामिनर जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो भी थोड़ा सा लिंक से हट के क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएंगे, वो आप लोग कर लेंगे, वो लेकिन सारे स्टूडेंट करते हैं। तो इस वजह से आपके लिए जरूरी है कि आप किसी भी चीज़ को हल्का डेप्थ में पढ़ें, क्वेश्चन को लिंक करने का तरीका सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। लूसेंट, घटना चक्र वगैरह को रटने के चक्कर में नहीं रहें, नहीं तो सिलेक्शन आप लोग बहुत कम चांस हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और वैसे भी बीपीएससी टीचर्स वाले में 3 अटेम्प्ट ही दिया गया है, तो आपका 3 अटेम्प्ट जो है वो लॉस ना चला जाए और एक अच्छा सा जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिला है वो हाथ से ना निकल जाए। इस वजह से हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करें, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इसका भारत में किस प्रकार से प्रोग्रेस हुआ, और ये वर्तमान में किन किन स्टेट में कार्यरत है और कहाँ पे कार्यरत नहीं है, इसके लिए क्या प्रावधान है, उन सभी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक जो है वो किसको कहा जाता है, द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये है लॉर्ड रिपन। किनको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन को बेहतर ढंग और सुचारू रूप से प्रभावी बनाने के लिए एक विस्तृत चार्ट प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और इस चार्ट को उस समय मैग्ना कार्टा कहा गया, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसके द्वारा लाया गया। तो किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। और लॉर्ड रिपन को ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये चीज आप लोग पहला क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो बहुत बारीक तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे स्थानीय स्वशासन का जनक, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको कहा जाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फादर ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये है बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन को फिर से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था है ना कि जिक्र भारतीय संविधान में किया गया, किन के कहने पर या किन के अनुशंसा पे या किन के स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 में पंचायती राज व्यवस्था का जो व्यवस्था किया गया है वो गांधी जी के स्वप्न को पूरा करने के लिए किया गया है, ठीक है। और अगर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस शेड्यूल में आता है और किस शेड्यूल में आता है और किसका लिस्ट है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था किसका लिस्ट है तो स्टेट लिस्ट में आता है। किस में आता है? स्टेट लिस्ट में। यानी कि पंचायती राज किसका है? राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था, हालांकि ये चीज हम आगे जब 73वां अमेंडमेंट करेंगे तो वहां पे इस चीज को करेंगे। अभी हम लोग ये कैसे कैसे आया इसका डेवलपमेंट स्टेज पढ़ लेते हैं। ओके, तो हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा देश आजाद हो गया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
पंचायती राज के बारे में जिक्र किया गया और ये जिक्र किया गया अनुच्छेद नंबर 40 में। कहाँ पे किया गया? अनुच्छेद नंबर 40 में। और हम लोग को पता है कि आर्टिकल नंबर 14 पार्ट किसका है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। किसका पार्ट है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहीं पे भी फोर्सेबल नहीं है, यानी कि कोई भी स्टेट अगर इसको लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, अगर नहीं लगाना चाहता है तो वो बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। इसके लिए वो बाध्य नहीं है। ठीक है। तो अब तो हम लोग अगर गांधी जी के सपने को साकार करना था तो ये सिर्फ आर्टिकल नंबर 14 में लिख देने से तो नहीं होना था। तो इसके लिए क्या किया गया? तो इसके लिए भारत में 2 ऑर्गेनाइजेशन है ना, 2 इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया। एक इंस्टीट्यूशन का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका गठन 1952 में किया गया। कब किया गया? 1952 में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1952 में किया गया। दूसरा प्रोग्राम था, उसका नाम था नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, 1953 में। इसका मेन काम क्या था? कि गांव का विकास करना। ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है ये किस हद तक अपने काम को करने में सक्षम था, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इस चीज को जांच करने के लिए है ना बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। किसका कमेटी का गठन किया गया? बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन। कि ये जो प्रोग्राम है यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस हद तक सफल है, इसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन जनवरी 1957 में किया गया। और ये अपनी रिपोर्ट जो है नवंबर 1957 को जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुत करता है। जब जवाहरलाल नेहरू इनके सिफारिशों को देखते हैं है ना, तो वो क्या होते हैं, इस चीज से काफी प्रभावित होते हैं और इसको क्या कहते हैं कि अभी जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस चीज को प्रभावी बनाया जा सके बनाने के लिए वो इस पे काम स्टार्ट कर देते हैं बलवंत राय मेहता की सिफारिश को। फिर नेहरू जी जो है वो क्या कहते हैं कि इसी समय 1959 में 2 अक्टूबर को 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज का उद्घाटन कर देते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है किस पंचायत में, तो पंचायत का जो नाम है वो भी आप लोग याद कर सकते हैं, बगदरी गांव है ना, बगदरी गांव। बगदरी गांव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज का क्या किया जाता है? उद्घाटन किया जाता है। ठीक है। अगर बलवंत राय जो मेहता है उनके रिकमेंडेशन को देखा जाए तो ये रिकमेंडेशन में बहुत क्लियर ये बात बोलते हैं कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो केंद्र में जाकर के क्या हो गई, सिर्फ केंद्रित हो गई है। इस चीज को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बिखेरना पड़ेगा, यानी कि विकेंद्रित करना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्दावली का प्रयोग किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के फादर कौन है? तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के फादर कौन है? बलवंत राय मेहता साहब। कौन है? बलवंत राय मेहता साहब। उसके बाद जो आता है इसमें बात वो क्या आता है कि बलवंत राय मेहता साहब इसके अलावा एक और ये रिकमेंडेशन करते हैं, ये कहते हैं कि अगर हम लोगों को गांव में स्थानीय स्वशासन को स्ट्रांग बनाना है तो 3 स्तर पे शासन व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा, ग्रामीण स्तर पे, खंड स्तर पे और जिला स्तर पे। ठीक है। यानी कि इन्होंने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। ओके। उसके आगे इन्होंने कहा था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इन्होंने बात कर ली है ना, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की बात कर ली और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया 2 अक्टूबर 1859 को नागौर जिले में। तो जवाहरलाल नेहरू को भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है ना। भारत में पंचायती राज का जनक किनको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, जबकि बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है। ये भी अगर प्रधानमंत्री के टर्म में पूछेगा तो आप वहां पे कह देंगे किनके बारे में? जवाहरलाल नेहरू का। यही क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है कि भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक, आधुनिक पंचायती राज है ना, तो उसमें कौन होंगे? राजीव गांधी होंगे। आगे चलेंगे तो उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये सब जो बात हम बता रहे हैं उसको वन लाइनर करके आप लोग लिखते चलेंगे,
हर एक बात आपसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो उसको आराम आराम से वन लाइनर करके लिख लेंगे, और हालांकि हम लास्ट में क्वेश्चन बना के आपको दे देंगे, उस चीज को भी आप लोग कर लेंगे। ओके। उसके बाद हम लोग देखिए पंचायती राज्य का शिल्पी या वास्तुकार किसको कहा जाता है। तो भारत में पंचायती राज और शिल्पी और वास्तुकार किसको कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता साहब को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता साहब को। ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पंचायती राज से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कमेटी के द्वारा कुछ कुछ रिकमेंडेशन किया गया है, उन रिकमेंडेशन से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये रिकमेंडेशन किस कमेटी के द्वारा किया गया था, तो उस चीज को भी हम लोग हल्का फल्का देख लेंगे। उसके अलावा कभी कभी कौन सी कमेटी कब गठित की गई थी या कब उनका रिपोर्ट आया था, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, या इनके सीक्वेंस को, है ना, कौन कौन कब आया था उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में ईयर के बाइस से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये भी थोड़ा बहुत देख लेंगे ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन ना छूट पाए। दूसरा आता है कमेटी 20 साल के बाद, 1957 के 20 साल के बाद आता है। जनता की पार्टी की सरकार बनती है केंद्र में और प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई देखना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो पंचायती राज्य है वो कहाँ तक प्रभावी हुआ है, क्या इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। इसके लिए एक कमेटी वो गठित करते हैं, जिस कमेटी का हेड होते हैं अशोक मेहता। कौन होते हैं, अशोक मेहता। ये कमेटी गठित किया जाता है दिसंबर 1977 में, है ना, और ये अपना रिकमेंडेशन देता है अगस्त 1978 में, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से इस पे हम लोग थोड़ा जोर दे लेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट होती है, ये क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक मेहता कमेटी का गठन किस गवर्नमेंट में हुई थी, तो ये हुई थी मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट के समय में। ठीक है, ये देख लेंगे। उसके बाद देखिए अशोक मेहता कमेटी ये अभी तक की पंचायत राज समिति के लिए सबसे लंबी कमेटी है ना। ये कमेटी जो है, इस कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया था वो उसमें 132 सिफारिशें की गई थी। कितनी सिफारिश की गई थी, 132 सिफारिश टोटल की गई थी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अशोक मेहता की के द्वारा जो अशोक मेहता की जो कमेटी थी उसके द्वारा जो सबसे लंबी सिफारिश की गई थी वो किस कमेटी के द्वारा की गई थी, अशोक मेहता के द्वारा। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद दूसरा, ये जो कमेटी थी वो देखा कि गवर्नमेंट के पास उस समय भारत में गरीबी उन्मूलन, है ना, गरीबी हटाओ, ये सब स्कीम चलाया जाता है, या गांव का विकास, ये सब स्कीम चलाया जा रहा था। तो गवर्नमेंट के पास, और ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था, तो वो भी सारे स्टेट में नहीं लगाए गए थे। तो गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं था कि इस चीज को क्या किया जाए कि प्रॉपर गांव तक पहुंचाया जा सके। तो इस वजह से इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो 3 स्तरीय है ना। तो उस 3 स्तरीय को हम लोग क्या करेंगे कि ब्रेक करके 2 स्तरीय बना देते हैं। यानी कि एक पहला जो होगा स्तर वो होगा ग्रामीण स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर को हम लोग नहीं रखेंगे प्रखंड स्तर पे, एक को रखेंगे जिला स्तर पे, ताकि जिला से जो पैसा है वो डायरेक्ट गाँव तक पंप किया जा सके। ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज यहाँ पे ये बोले कि 3 स्तरीय की जगह पे 2 स्तरीय शासन व्यवस्था पे ये ज्यादा प्रेफरेंस दिए। दूसरा बात ये कहे कि जब तक इस क्या बोलते हैं पंचायती राज शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता नहीं दी जा सकती है, तब तक ये प्रभावी रूप से काम नहीं करेगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि कौन सी समिति थी जिन्होंने सर्वप्रथम, यहाँ पे क्वेश्चन फोर्स करेगा सर्वप्रथम, है ना, तो उस पर भी आपको पकड़ना है। सीधा अगर पूछता है तो उसमें अलग आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम, है ना, संवैधानिक मान्यता की बात की थी पंचायती राज के लिए, सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता पूछा है आपसे तो किसके बारे में बात करेंगे, अशोक मेहता कमेटी के बारे में बात करेंगे। किसे करेंगे, अशोक मेहता कमेटी के बारे में बात करेंगे। अशोक मेहता कमेटी उसके अलावा क्या कहते हैं कि अगर पंचायती राज को और भी सुदृढ़ करना है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST को इसमें उचित आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे पहले हम लोग OBC की बात नहीं की गई थी, है ना, क्योंकि अभी तक मंडल कमीशन का गठन नहीं हुआ था, महिला उतनी सशक्त नहीं थी और वो क्या थी, समाज में अभी भी क्या थी, प्रथा प्रथा के अंतर्गत थी, यानी उसके अंदर थी। इसी वजह से उनका वो रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ये सिर्फ कहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इनके जनसंख्या के अनुरूप में आरक्षण दिया जाना चाहिए। अशोक मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन है। उसके अलावा अशोक मेहता क्या कहते हैं कि देखिए पंचायती राज को और स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं जैसे कि इसमें पार्टी कोई नहीं, नॉर्मली इलेक्शन करवा लिए जाए और कोई भी इसमें
अपना प्रभाव ना दिखाए। जैसे आप अगर देखेंगे बिहार में तो अभी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप चले जाएं, पश्चिम बंगाल में चले जाएं, हरियाणा में चले जाएं, तो वहां पे क्या होगी, जैसे ही निकाय चुनाव आएगा तो जितने भी पार्टी होता है सब सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या कहा गया कि राजनीतिक पार्टी की भागीदारी होनी अनिवार्य है। उसके बाद क्या कहा गया, न्याय पंचायत, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, है ना। किस समिति ने न्याय पंचायत की सिफारिश की थी, तो किस समिति ने किया था, अशोक मेहता कमेटी ने किया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आगे हम लोग आ जाते हैं GV राव कमेटी। GV राव कमेटी का गठन 1900 कहते हैं। GV राव, मेन इनका काम था कि भारत में ये देखना कि गरीबी किस हद तक है, ठीक है, और गांव का विकास कहाँ तक हुआ है, गरीबी को किस तरह से हम लोग हटा सकते हैं, यानी गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास की समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। जब ये गांव में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि गांव का यानी पंचायत का विकास करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है पंचायती राज, वो कहाँ तक काम कर रही है, ये तो काम ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं काम कर रही है, क्योंकि इनके पास तो पैसा है ही नहीं, बिना पैसे की है। ठीक है, तो ये कहते हैं जो ये पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है, बिना जर की घास है ना, क्या है, बिना जर की घास, है ना। ये बात यहाँ पे ये कहते हैं पंचायती राज के बारे में कि ये क्या है, ग्रास विदाउट रूट, है ना, इसके बारे में यहाँ पे ये बात करते हैं। और ये भी चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन अब बीपीएससी थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, स्टेटमेंट ओरिएंटेड भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ठीक है, इस चीज को। उसके अलावा ये तीसरा चीज बहुत फोकस करते हैं, वो क्या कहते हैं कि देखिए अगर आज भी आप बिहार के गांव में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत भवन है वो कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, कहाँ पे ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ग्रामीण लेवल पे उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इस वजह से ये क्या कहते हैं कि जो जिला परिषद है ना, यानी जिला स्तरीय निकाय है, उसको क्या किया जाए, ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, उसको क्या किया जाए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि क्योंकि जिला लेवल का, जिला कैसा भी हो, छोटा हो या वो शिवहर जिला हो या मुजफ्फरपुर हो या पटना, तो जिला लेवल पे एक हेडक्वार्टर बना हुआ होता है और उसका स्ट्रक्चर जो है गांव के बनिस्पत काफी अच्छा होता है। तो ये कहे कि पहले हम लोग जिला जो लेवल है उसको काफी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ताकि लोकल लेवल पे भी काम करने में हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिए थे, जिला परिषद को। ये GV राव कमेटी के गठन के बारे में है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट समिति, तो ये है लक्ष्मी मल सिंधविक समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में जिक्र करेंगे, है ना। LM सिंधवी समिति के बारे में, ये है इन्हीं की सिफारिश पे पहली बार भारतीय संविधान में संवैधानिक मान्यता देने के लिए संशोधन किया गया था, और वो संशोधन था 64वां अमेंडमेंट, और 64th अमेंडमेंट ही बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। 66वां बीपीएससी में शायद ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो LM सिंधवी कमेटी, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इनका क्या था, ये भी यही कहते हैं कि आप कुछ भी कर ले, जब तक इसको संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे, एक नया अध्याय नहीं जोड़ेंगे, तब तक जो पंचायती राज है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो आप पूछेंगे कि अच्छा ये तो पहले से 40 नंबर में है, तो संवैधानिक दर्जा, नया अध्याय, ये क्या है। देखिए ये मैटर करता है, कैसे करता है कि आर्टिकल नंबर 14 जो है वो हम लोग बात के राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, वो फोर्सेबल नहीं है। लेकिन अगर हम कोई नया चैप्टर जोड़ देते हैं, है ना, तो उसके बाद क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है गवर्नमेंट की कि उस चीज को हम लोग करें, उसका कार्यकाल करें, उसकी पावर क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके अंदर इसकी अथॉरिटी क्या है, सारे चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन होता है। और एक्सप्लेनेशन होता है तो उसके तहत उनको काम करना होता है। अगर काम नहीं करेंगे तो इसके लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, तो इसी वजह से ये अनिवार्य था, है ना। उसके बाद आ जाता है पीके थुंगल समिति। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीके थुंगल समिति, है ना। तो पीके थुंगल समिति में क्या है, तो पीके थुंगल समिति का गठन 1988 में हुआ था। और ये जो कमेटी है वो क्या कहती है कि महिलाओं को भी आरक्षण आप दीजिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि महिला यानी कि इसमें लोगों की 100% भूमिका हो, तो महिला को क्या किया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो महिला के आरक्षण की बात किस कमेटी, यानी महिला के आरक्षण की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो पीके थुंगल समिति। ये सीधा थुंगल समिति आ जाता है, ये आप याद रखेंगे, थुंगल समिति के द्वारा। उसके बाद कहा गया कि अगर
इस पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग करना है तो राज्य वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर राज्य वित्त आयोग नहीं होगा तो इनके पास प्रॉपर पैसा नहीं आएगा तो ये विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा इसी वर्ष एक कमेटी गठित किया जाता है, गाडगिल कमेटी। ये भी कमेटी पूछ लिया जाता है, ये कमेटी इस वजह से ही बनाई गई थी क्योंकि इस कमेटी से पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था को कैसे प्रभावी किया जाए, है ना। तो ये काफी सिफारिश कर देती है जिसके आधार पे बनाया जाता है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है सिंघवी कमेटी, है ना, राजीव गांधी। तो आगे आज हम लोग कमेटी के बारे में देख लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज समिति से संबंधित कौन कौन से समिति हैं, तो आपको बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GKV कमेटी, है ना, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति और गॉडगिल समिति। ये आपको 5 या 6 जो कमेटी है उसको याद रखना है। इनके डेट को भी याद रखना है कि इनका गठन कब हुआ, क्योंकि कभी कभी मैथ तो कॉलम में पूछ लेता है कमेटी का गठन। ठीक है। और इसमें कुछ सिफारिशें हैं, जैसे महिला का आरक्षण, ये आप लोग याद रखेंगे। महिला का आरक्षण का सिफारिश कौन किया था, तो थुंगन समिति ने किया था, है ना। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्याय पंचायत, इसकी किसने की थी, तो अशोक मेहता ने किया था, है ना। सबसे लंबी सिफारिश कौन सी कमेटी का, तो अशोक मेहता का है। 2 स्तरीय का है, ये तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो अशोक मेहता का है ना। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात की गई, अशोक मेहता ने किया। 3 स्तरीय किसका है, तो बलवंत राय मेहता का है ना। तो यहाँ पे हम लोग कमेटी के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 73वां अमेंडमेंट पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत इसका जो शेड्यूल है ना, 11th नंबर जो शेड्यूल है उसको पढ़ेंगे। 11th नंबर शेड्यूल में क्या क्या मेंशन किया गया है, कितने 29 सब्जेक्ट है, उन 29 सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे। सारे को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि ये ग्रामीण व्यवस्था में नहीं होना चाहिए, राज्य सूची का सब्जेक्ट है और आपको लगेगा कि नहीं ये तो पंचायती राज का आ गया, तो वहां पे वो चीज पढ़ लेंगे ताकि हम लोग को पढ़ने में, मतलब याद रखने में और आंसर को ज्यादा से ज्यादा सही करने में मदद मिल सके। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।